तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांग लिंग यहाँ पर सभी का फेट ढूंढने की कोशिश करता है। बाकी लोगों का फेट तो उसे मिल जाता है। सीतू नान वगैरह का मानू यहाँ पहले से था ही नहीं, लेकिन ली मू का फेट उसे फील होता है, पर कोई उसे पहले ही लेकर जा चुका था। अब आगे फिलहाल वांग लिंग का डिवाइन सेंस 9th सन से बाहर आ जाता है और वो सोच में पड़ जाता है, क्या सीतू नान और किंग शुई सच में इस केव वर्ल्ड के ही नहीं हैं? फिर अचानक उसे एक बात याद आती है। जब वो किंग शुई को बचाने गया था और उसे वो 7 कलर्ड लोटस मिला था, उस समय किंग शुई जैसा दिख रहा था, उसमें कुछ अलग ही फील हो रहा था। फिर उसका ध्यान सीतू नान की तरफ जाता है। वो सोचता है जब भी मैं उससे मिलता हूँ उसका कल्टीवेशन लेवल पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा हुआ होता है, मानो उसका टैलेंट ही कुछ अलग हो। तो क्या यही वजह है कि उसका फेट इस जगह पर मौजूद नहीं है? इसके बाद वांग लिंग ऑल सीयर के बारे में सोचता है। आज तक वो ये समझ ही नहीं पाया कि ऑल सीयर असल में सोचता कैसे है। अब तो वांग लिंग स्पिरिट वॉइड के मिड फेज में पहुंच चुका है, फिर भी उस आदमी से उसे एक अजीब सा डेंजर फील होता है। फिर वो वैनर के बारे में सोचता है। उसके ट्रेसेस तो मौजूद हैं, लेकिन साफ है कि कोई उसे यहाँ से ले गया है। ये सोचते ही वांग लिंग के अंदर का एंगर और भी बढ़ जाता है और उसी पल वो एक ओथ लेता है। अगर जरूरत पड़ी तो वो एंशिएंट सेलेस्टियल रेल्म तक जाएगा और उसे ढूंढ निकालेगा, और अगर वहां भी नहीं मिला तो इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट में जरूर मिलेगा, और जिसने भी उसे लिया होगा उसके लिए वांग लिंग खून की नदियां बहा देगा। अब वांग लिंग यहाँ से बाहर निकलने लगता है, तभी उसकी नजर एक एंशिएंट स्टैचू पर पड़ती है। ये एक एंशिएंट गॉड का स्टैचू था। साफ दिख रहा था कि वो बहुत पहले मर चुका था, लेकिन उसके अंदर अभी भी थोड़ी रेसिडुअल पावर बची हुई थी। इसी वजह से ये स्टैचू एक पपेट की तरह एक्ट कर रहा था और हेवेंस का मैसेंजर बन चुका था। ये देखकर वांग लिंग को और भी बुरा लगता है। मतलब 3 एंशिएंट क्लैंस के लोग मरने के बाद भी इस गुफा के गार्ड्स बन चुके थे। वांग लिंग बिना हिचकिचाए उन स्टैचूज को कोलैप्स कर देता है। जैसे ही तीनों स्टैचूज टूटते हैं, उनके शैडो फॉर्म्स दिखाई देने लगते हैं, मानो वो जब जिंदा थे तब कैसे दिखते होंगे। यहाँ तक कि उनके शरीर पर लगी इंजरीज की साफ दिखाई देती हैं। फिर वो तीनों वांग लिंग की तरफ बाव करते हैं जैसे सम्मान दे रहे हों, और अगले ही पल वो डस्ट बनकर गायब हो जाते हैं और उनकी पावर सीधे वांग लिंग के अंदर मर्ज हो जाती है। जैसे जैसे वांग लिंग आगे बढ़ता है, रास्ते में जितने भी स्टैचूज होते हैं सब एंशिएंट क्लैन मेंबर्स के होते हैं और उनकी पावर एक एक करके वांग लिंग के अंदर फ्यूज होने लगती है। कुछ उसकी आईब्राउज में समा जाते हैं, कुछ उसकी लेफ्ट आई में और कुछ राइट आई में, मानो डेविल, डीमन और एंशिएंट गॉड की शक्तियां उसके अंदर एक साथ जाग रही हों। फिर अचानक वांग लिंग के सामने एक विशाल स्टैचू दिखाई देता है, करीब 10,000 फीट ऊंचा। उसके 9 स्टार्स थे। हालांकि 9वां स्टार अभी पूरी तरह पूरा नहीं हुआ था, लेकिन उसकी शेप साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी पर पंच मारने ही वाला था और उसी हालत में स्टैचू बन गया। इसका मतलब साफ था, मरने से पहले वो बेहद पेन में रहा होगा। वांग लिंग इसे भी बिना रोके कोलैप्स कर देता है। जैसे ही स्टैचू टूटता है, उसके 9 स्टार्स की जगह एक वॉर्टेक्स बन जाता है और उसी वॉर्टेक्स के अंदर से एक भयानक रोर सुनाई देती है। वांग लिंग ठंडी नजरों से उस वॉर्टेक्स को देखता है। अंदर से एक फिगर बाहर निकल रही होती है और उसके साथ एक तेज गोल्डन लाइट भी फैलने लगती है। तभी एक आवाज गूंजती है, तुमने मुझे डिस्टर्ब किया है। मैं एक सेलेस्टियल हूँ और मैं यहाँ सोकर खुद को हील कर रहा था, लेकिन तुमने मेरी हीलिंग को बीच में ही रोक दिया। ये एक बड़ा क्राइम है। तुम कहीं से भी आए हो, लेकिन आज तुम मरोगे। और वो यही नहीं रुकता, वो गुस्से में आगे कहता है, सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारी पूरी फैमिली भी मरेगी, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी हीलिंग प्रोसेस टूट गई। लेकिन वांग लिंग बिल्कुल शांत खड़ा रहता है और ठंडी आवाज में बस इतना कहता है, ज्यादा नॉनसेंस मत बोल। अगले ही पल वो आगे बढ़ता है और जो हाथ वॉर्टेक्स के अंदर से निकल रहा था, वांग लिंग उसे पकड़ लेता है। फिर एक जोरदार पुल के साथ उसे बाहर खींचता है और सीधे जमीन पर स्लैम कर देता है। जमीन में एक बड़ा क्रेटर बन जाता है। वांग लिंग ठंडी आवाज में कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, चाहे सेलेस्टियल हो या कल्टीवेटर, मैं तुम्हारी मेमोरी जरूर देखूंगा। और फिर वो बिजली की तरह उसकी तरफ डैश करता है। अब वो आदमी जो जमीन में धंस चुका था गुस्से से भर जाता है। उसके शरीर के आसपास एक पर्पल ऑरा फैलने लगती है। वो चीखकर कहता है, तुम मुझ पर अटैक करोगे, तुम्हें मरना ही पड़ेगा। लेकिन वांग लिंग बिल्कुल नहीं रुकता। वो सीधे उसकी तरफ बढ़ता है, मानो सामने की ऑरा और लाइट उसके लिए कुछ भी नहीं। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है जैसे उसका हाथ ही लॉ हो और सीधे उसकी नेक पकड़ लेता है। लेकिन अजीब बात यह होती है कि ऑरा के बावजूद वो आदमी कोलैप्स नहीं करता, बस उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। वांग लिंग थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाता है। ये तो एक ओल्ड मैन है। मेरे हाथ की पावर से तो इसे तुरंत कोलैप्स हो जाना चाहिए था, लेकिन इसकी बॉडी स्ट्रेंथ काफी मजबूत है। अब वो ओल्ड मैन हंसते हुए कहता है, तुम एक लोअर रेल्म कल्टीवेटर मुझे पकड़ोगे? अगर मैं इंजर्ड नहीं होता तो तुम्हें एक स्नैप में मार देता। ये सुनते ही वांग लिंग का गुस्सा और भड़क जाता है।
वो उसे हवा में थ्रो कर देता है और तुरंत अपना एक भयानक पाम अटैक छोड़ता है। ये अटैक देकर ओल्ड मैन का एक्सप्रेशन बदल जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता। वो तुरंत इसे डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन अटैक की ताकत से उसे ब्लड वॉमिट होने लगता है और अगले ही पल उसका लेफ्ट हैंड कोलैप्स हो जाता है। इनकी मेमोरीज के अंदर वैंग लिंग को पता चलता है कि ये आदमी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था। आखिरी समय में एक 8.5 स्टार का एंशिएंट गॉड था, मतलब उसका 9वां स्टार बन ही रहा था, तो ये उसके स्टार्स के अंदर घुस गया था ताकि धीरे धीरे अपनी इंजरीज रिकवर कर सके। कुछ समय तक सब ठीक चलता रहा और इसकी हीलिंग भी धीरे धीरे हो रही थी, लेकिन बाद में इसे पता चलता है कि जिस एंशिएंट गॉड को ये हीलिंग के लिए यूज कर रहा था उसे भी किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। और जब ये बाहर देखता है तो सामने जो बंदा उस एंशिएंट गॉड को डिस्ट्रॉय कर चुका था वो वैंग लिंग ही था। ये आदमी असल में सेलेस्टियल सॉवरेन का इमॉर्टल गार्ड था। इसी वजह से ये वैंग लिंग को बार बार लोअर रेल्म कल्टीवेटर कह रहा था। लेकिन कुछ ही देर में इसे एक और चीज समझ में आती है। ये महसूस करता है कि सामने खड़ा इंसान कोई साधारण कल्टीवेटर नहीं है, ये एक हेवन डिफाइंग कल्टीवेटर है। ये समझते ही वो आदमी हल्का सा पीछे हट जाता है, लेकिन वैंग लिंग बिना रुके आगे बढ़ता है और उसके अटैक की वजह से वो ओल्ड मैन फिर से इंजर्ड हो जाता है। वो दर्द से चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, ये असंभव है, क्योंकि बहुत समय पहले उसके मास्टर ने एक डिवाइन रेट्रीब्यूशन बनाया था ताकि कोई भी हेवन डिफाइंग कल्टीवेटर प्रकट ही ना हो सके, मतलब कोई भी थर्ड स्टेप तक पहुंच ही नहीं सकता था। तो फिर ये आदमी वहां तक पहुंचा कैसे? वो आगे चिल्लाता है, मास्टर को छोड़ो, यहां तक कि पूरे इंस्टेल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट में भी कोई ऐसा नहीं है जो थर्ड स्टेप तक पहुंचा हो, वो भी एक हेवन डिफाइंग कल्टीवेटर होकर, और खासकर एक लोअर रेल्म से। फिलहाल वो आदमी खून खांस रहा था, उसकी आंखों में दर्द भी था, आखिर वो एक सेलेस्टियल था। फिर वो अपना गोल्डन ब्लड बाहर निकालता है, शायद किसी खास टेक्निक को एक्टिवेट करने के लिए, लेकिन जैसे ही वो उसे यूज करने वाला होता है वैंग लिंग अचानक एक्शन लेता है। वो सोचता है कि क्यों ना मैं खुद ही देख लूं कि उस समय असल में हुआ क्या था, और अगले ही पल वैंग लिंग का डिवाइन सेंस उस ओल्ड मैन के अंदर एंटर कर जाता है। अब अगर किसी का भी डिवाइन सेंस आपके अंदर एंटर करे तो दर्द होना तो तय है। तुरंत उस ओल्ड मैन के रोम छिद्रों से खून निकलने लगता है। उधर स्टॉप स्पेल भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। वो आदमी पूरी कोशिश करता है कि वैंग लिंग की पावर से एस्केप कर जाए, लेकिन वैंग लिंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओल्ड मैन लगातार चीख रहा था। वो चिल्लाकर कहता है, मैं लॉर्ड सॉवरेन का सोल्जर सेलेस्टियल हूँ, मेरे अंदर सेलेस्टियल ब्लड बहता है, आज तुम जरूर मरोगे। वैंग लिंग ठंडी आवाज में जवाब देता है, बस बहुत हो गया, तुम मरने वाला है और यहीं मरेगा, इसी एंशिएंट सेलेस्टियल रेल्म में। जहां इस समय वैंग लिंग खड़ा था वहां बहुत सारे स्टैचूज मौजूद थे। उन सभी स्टैचूज के सेंटर में 4 बहुत बड़े बड़े स्टैचूज थे, और अचानक वहां एक शांत वॉइस सुनाई देती है, वर्मिलियन, ये जो तुम्हारा डिसेंडेंट है इसका कल्टीवेशन कमजोर तो नहीं लगता, लेकिन थोड़ा एरोगेंट जरूर है। वो आगे कहते हैं, ये उस सोल्जर सेलेस्टियल की मेमोरी सर्च करना चाहता है। हालांकि वो हमारे जितना पावरफुल नहीं है, लेकिन फिर भी उसके अंदर सेलेस्टियल ब्लड लाइन है। इसके जैसा एक एंट उसकी मेमोरीज कैसे सर्च कर पाएगा? फिर वही आवाज आगे बोलती है, ठीक है, ये मान लेते हैं कि ये थर्ड स्टेप तक पहुंच चुका है, इसने डिवाइन रेट्रीब्यूशन को भी हरा दिया और 9th सन को शैटर करके अपना फेट भी वापस ले लिया। ये सब इसके लिए इंप्रेसिव है। तभी वर्मिलियन जवाब देता है, व्हाइट टाइगर, अगर तुम इतने लो प्लेस से आते तो क्या तुम इतना कर पाते? लेकिन व्हाइट टाइगर शांत स्वर में कहता है, हमारा केस अलग था, हम 7 डाउ सीड्स के साथ पैदा हुए थे और हमारी मेमोरीज के ऊपर सेलेस्टियल सॉवरेन की सील लगी हुई है। अगर ये लड़का उस सील को तोड़ने की कोशिश करेगा तो वो खुद ही मर जाएगा। तभी एक तीसरी आवाज आती है, वर्मिलियन, ये तुम्हारा डिसेंडेंट सच में बहुत एरोगेंट है। वर्मिलियन भी थोड़ा हैरान होकर कहता है, सच कहूं तो ये मेरे प्लान का हिस्सा नहीं था, ये यहाँ पहुंचा कैसे? फिर वो आगे कहता है, जो भी हो, ये एक हेवन डिफाइंग कल्टीवेटर है। अगर ये इंस्टेल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट से होता तो आज इसका नाम बहुत फेमस होता, लेकिन इसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसने सेलेस्टियल सॉवरेन की सील को टच कर लिया है, और सच कहूं तो हम भी उस सील को नहीं तोड़ सकते। चौथी आवाज कहती है, मेरे हिसाब से ये लड़का 15 मिनट के अंदर मर जाएगा। ये चारों असल में फर्स्ट जनरेशन सेलेस्टियल्स थे और ये सभी वैंग लिंग को जानते थे, लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। उधर वैंग लिंग, जो उस ओल्ड मैन के अंदर एंटर कर चुका था, उसे उस आदमी के माइंड के अंदर एक अलग ही रेल्म दिखाई देता है। ये रेल्म उसकी मेमोरीज को देखने से रोक रहा था। उसके सामने एक लेयर ऑफ फॉग थी, कुछ वैसी ही जैसी पहले सिल्वर वुमन के अंदर थी जब वैंग लिंग ने उसकी मेमोरीज देखने की कोशिश की थी। अब क्योंकि वैंग लिंग का डिवाइन सेंस उसके अंदर था तो वो उसके माइंड में एक फॉर्म ले लेता है और वो सोचता है, ये वही फॉग है जो सिल्वर वुमन के अंदर भी थी। तब मैं अंदर एंटर नहीं कर पाया था क्योंकि वहां भारी प्रेशर भी था।
असल में ये एक तरह की सील थी और अब वैंगलिंग समझ जाता है कि जो लोग भी सेलेस्टियल सॉवरेन के अंडर काम करते हैं उन सब के अंदर यही सील लगी हुई है। पहले जब वो सिल्वर वुमन के अंदर गया था तब उसने ज्यादा कोशिश नहीं की थी क्योंकि उस समय वो खुद भी काफी वीक था और उसे ये भी डर था कि कहीं सिल्वर वुमन हर्ट ना हो जाए। लेकिन इस ओल्ड मैन के साथ उसे ऐसी कोई चिंता नहीं थी और वैसे भी जब से ली मु का फेट गायब हुआ था वैंगलिंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। फिलहाल वॉन्गलिंग उस फॉग यानी उस सील के अंदर सीधे चार्ज कर जाता है। फॉग के अंदर एक तरह का पाथवे था और वॉन्गलिंग धीरे धीरे उसके अंदर आगे बढ़ता है। कुछ ही देर में उसे सामने 7 कलर्ड लाइट दिखाई देती है और वहीं उसे एक 7 कलर्ड पर्सन भी दिखाई देता है। लेकिन ये वो नहीं था जिससे वो पहले किंग शुई के साथ मिला था, यानी वो 7 कलर्ड डाओइस्ट नहीं था बल्कि ये वही फिगर था जिसकी स्टैचू उसे ग्रीड ने दी थी। मतलब वॉन्गलिंग दूसरी बार इस 7 कलर्ड फिगर को देख रहा था। वॉन्गलिंग तुरंत अपने राइट हैंड में एक अटैक बनाता है और उसे उस फिगर की तरफ बढ़ा देता है। लेकिन जैसे ही वो पाम प्रिंट उस मिडिल एज्ड मैन के करीब पहुंचती है 3 इंच पहले ही वो अचानक कोलैप्स होकर गायब हो जाती है। वॉन्गलिंग अब और करीब पहुंचता है। इस बार वो अपने 2 फिंगर्स को तलवार की शेप में बदल देता है। उसके एंशिएंट गॉड स्टार्स तेजी से रोटेट करने लगते हैं और वो अपनी पूरी पावर उन 2 फिंगर्स में फोकस कर देता है। वो ताकत इतनी थी कि उससे एक प्लैनेट भी डिस्ट्रॉय हो सकता था। लेकिन जैसे ही उसके फिंगर्स उस मिडिल एज्ड मैन से 3 इंच दूर पहुंचती हैं, उसका अटैक आगे बढ़ ही नहीं पाता। उसकी फिंगर्स खुद ही गायब होने लगती हैं। वॉन्गलिंग तुरंत अपना हाथ पीछे खींचता है और उस आदमी को ध्यान से देखता है। उसके हाथ में कोई चोट नहीं थी लेकिन उसकी कुछ उंगलियां सच में गायब हो चुकी थी। वॉन्गलिंग मन ही मन सोचता है ये किस तरह की टेक्निक है। फिलहाल उसका हाथ धीरे धीरे फिर से रिकवर होने लगता है। आखिर उसके पास एंशिएंट गॉड पावर थी, लेकिन उसे ये भी समझ आ चुका था कि ऐसे अटैक करते रहने से वो मेमोरीज हासिल नहीं कर पाएगा। वॉन्गलिंग जानता था कि ये इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसके लिए उसे बहुत बड़ा प्राइस चुकाना पड़ सकता है। कुछ पल वो कैलकुलेशन करता है, लेकिन उसे इस केव वर्ल्ड की सच्चाई जाननी ही थी। इस बार जब वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो उसके 7 स्टार्स रोटेट करने लगते हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके लेफ्ट साइड में एंशिएंट डीमन और राइट साइड में एंशिएंट डेविल के स्टार्स भी रोटेट करने लगते हैं। अचानक उसके पीछे एक विशाल एंशिएंट गॉड शैडो प्रकट होता है। तीनों शक्तियां एंशिएंट गॉड, एंशिएंट डीमन और एंशिएंट डेविल एक साथ जाग उठी हैं। इसे आप एंशिएंट इमॉर्टल फिंगर भी कह सकते हो। एक ऐसी टेक्निक जिसमें तीनों क्लैंस की पावर मिक्स होती है। वांगलिंग के पास अभी इतनी पावर नहीं थी कि वो अपनी पूरी बॉडी को इमॉर्टल बना सके, इसलिए वो अपनी सारी ऑरा सिर्फ एक फिंगर में फोकस करता है और उस फिंगर को लगभग इमॉर्टल बॉडी जैसा बना देता है, कुछ वैसा ही जैसे सेलेस्टियल बॉडी होती है। अब वांगलिंग अपनी एंशिएंट पावर को उसी फॉर्म में इस्तेमाल करता है और फिर अपनी फिंगर धीरे धीरे उस मिडिल एज्ड मैन की तरफ बढ़ा देता है। जैसे ही वो फिर से 3 इंच के करीब पहुंचता है उसकी फिंगर फिर से डिसअपीयर होने लगती है। लेकिन इस बार फर्क ये था कि उसकी रिकवरी स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी। उसकी फिंगर बार बार कोलैप्स हो रही थी और उतनी ही तेजी से रिकवर भी हो रही थी। आखिरकार धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वो उस मिडिल एज्ड मैन की थर्ड आई को टच कर देता है। हालांकि उसकी फिंगर गायब हो रही थी लेकिन उसकी रिकवरी पावर उससे भी तेज थी। जैसे ही उसकी फिंगर उस थर्ड आई को टच करती है उस सील पर भी थोड़ा सा असर पड़ता है। असल में उस सील के अंदर खुद 7 कलर्ड डाओइस्ट की पावर मौजूद थी। उधर बाहर क्योंकि सील टूटने लगी थी वो ओल्ड मैन भी कोलैप्स होने लगता है और उसी समय वांगलिंग को एक क्रिस्टल दिखाई देता है। उस क्रिस्टल के अंदर ही उस आदमी की मेमोरीज मौजूद थी, लेकिन उस सील का असली खतरा अभी सामने आता है। अगर कोई उस सील को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करे तो वो सील सामने वाले को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, मतलब कोई भी उस मेमोरी तक पहुंच ही ना पाए। सोचो 7 कलर्ड डाओइस्ट ने कितना बड़ा प्लान बनाकर ये सील बनाई थी। लेकिन ठीक उसी क्रिटिकल मोमेंट पर वांगलिंग अपना स्टॉप स्पेल इस्तेमाल कर देता है। जो मेमोरी खुद ब खुद डिस्ट्रॉय होने वाली थी वांगलिंग उसे फ्रीज कर देता है और तुरंत उस मेमोरी क्रिस्टल को लेकर बाहर निकल आता है। उधर ओल्ड मैन की बॉडी पूरी तरह कोलैप्स हो जाती है। 7 कलर्ड डाओइस्ट का स्पेल एक्टिवेट होने की वजह से एक जबरदस्त शॉक वेव फैलती है, लेकिन वांगलिंग उसे अपनी एंशिएंट पावर और सेलेस्टियल पावर से काउंटर कर देता है। उधर स्टैचूज के अंदर व्हाइट टाइगर पूरी तरह हैरान था। वो कहता है ये कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। इसने सेलेस्टियल सॉवरेन की सील को तोड़ दिया, क्योंकि उस सील का रूल साफ था 3 इंच पहले ही हर अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता था। अगर वो चारों भी अपनी पीक पावर पर होते तो भी उस सील को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते थे। चारों पूरी तरह शॉक्ड थे। आज तक किसी ने भी सेलेस्टियल सॉवरेन की सील को ब्रेक नहीं किया था। यहाँ तक कि इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट के कल्टीवेटर्स को भी इसे तोड़ना बेहद मुश्किल लगता था। असल में इसी स्पेल की मदद से 7 डाओ सेक्ट अपने कोर डिसाइपल्स के सीक्रेट्स को प्रोटेक्ट करता था। ब्लैक टॉर्टॉइस भी हैरान होकर कहता है, ये लड़का नॉर्मल नहीं है, हमें अपना प्लान चेंज करना पड़ेगा। और फिर एक एक करके हर स्टैचू के अंदर से वो चारों बाहर निकलने लगते हैं। सिर्फ वर्मिलियन बर्ड अभी तक चुप था।
वो वांग लिंग को देख सकता था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वांग लिंग भी उन्हें सेंस कर चुका है। फिलहाल वांग लिंग उस पावर को काउंटर करके बाहर आता है। आसपास का पूरा एरिया कोलैप्स हो चुका था। उसके हाथ में अब वो गोल्डन क्रिस्टल था जिसमें उस सेलेस्टियल की मेमोरीज थी, लेकिन वांग लिंग अभी भी उसे डायरेक्टली नहीं देख सकता था, क्योंकि सेलेस्टियल मेमोरीज सिर्फ वही देख सकता था जिसके अंदर सेलेस्टियल ब्लड लाइन हो। ये एंशिएंट क्लैन रिस्ट्रिक्शन था, लेकिन वांग लिंग के पास एक और रास्ता था, क्योंकि उसके पास दुनिया की सबसे प्योर सेलेस्टियल ब्लड लाइन मौजूद थी, और उसी की मदद से वांग लिंग उस मेमोरी के अंदर एंटर करता है। और जैसे ही वो अंदर जाता है, वो एक ऐसी वर्ल्ड देखता है जिसका कोई अंत ही नहीं था। इतनी विशाल दुनिया कि अगर इनर केव और आउटर केव वर्ल्ड्स को मिला भी लिया जाए तो भी वो इस दुनिया के शायद 10,000वें हिस्से के बराबर भी नहीं होंगे। वांग लिंग जिस मेमोरी वर्ल्ड के अंदर पहुंचा था वो इतनी विशाल थी कि उसका एक छोटा सा हिस्सा भी इनर केव और आउटर केव वर्ल्ड से कई गुना बड़ा था। और पूरे वर्ल्ड की बात तो छोड़ ही दो, उस दुनिया के आसमान में 9 सूरज चमकते हुए दिखाई दे रहे थे। इन्हें देखते ही वांग लिंग को समझ में आता है कि इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट पर जो 9 सन्स की लेजेंड सुनाई जाती हैं वो असल में 9 ग्रैंड इंपीरियल्स की कहानियां हैं। मतलब उस स्तर पर 9 सबसे पावरफुल बीइंग्स मौजूद थे, और एक नियम भी था कि उस लेवल पर 9 से ज़्यादा ग्रैंड इंपीरियल्स नहीं हो सकते। अगर कभी कोई 10वां उस लेवल तक पहुंच गया तो पूरे संसार में एक भयानक कैलामिटी आ सकती है। जिस ओल्ड मैन की मेमोरीज वांग लिंग देख रहा था वो उसी इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट में पैदा हुआ था। बाद में वो एक सेक्ट में एंटर करता है जिसका नाम था 7 डाओ सेक्ट। इस सेक्ट के मास्टर्स एक डाओ कपल थे, और जो स्टैच्यू वांग लिंग के पास था वही लोग थे। उन्हें लोग 7 कलर्ड सॉवरन, सेलेस्टियल सॉवरन या कभी कभी एंशिएंट सेलेस्टियल एम्परर भी कहते थे। उनकी पावर इतनी असाधारण थी कि धीरे धीरे उनका नाम पूरे कॉन्टिनेंट में फेमस होने लगा। उधर वो ओल्ड मैन भी धीरे धीरे 7 डाओ सेक्ट में पहचान बनाने लगा। आखिरकार वो सेक्ट के 100 सेलेस्टियल सोल्जर्स में से एक बन गया, लेकिन उसकी पोजीशन 4 महान जनरल्स के नीचे थी: वर्मिलियन बर्ड, अज्योर ड्रैगन, व्हाइट टाइगर और ब्लैक टॉर्टॉइज। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन एक दिन वांग लिंग उस मेमोरी में देखता है कि 7 डाओ सेक्ट के ऊपर अचानक एक तेज लाइट दिखाई देती है, और उसके साथ एक भयानक प्रेशर पूरे सेक्ट के ऊपर मंडराने लगता है। आसमान में 2 बेहद पावरफुल सन्स एक दूसरे से लड़ रहे थे। असल में वो दोनों ग्रैंड इंपीरियल्स थे। जैसा कि कहा जाता है, इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट पर 9 सबसे पावरफुल बीइंग्स को ही 9 सन्स कहा जाता था, और फिलहाल उनमें से 2 7 डाओ सेक्ट के बाहर भयानक युद्ध कर रहे थे। जब वो उनकी तरफ देखने की कोशिश करता है तो सिर्फ उनकी ऑरा देखकर ही उसका दिमाग सुन्न हो जाता है, उसका माइंड ब्लैंक हो जाता है और वो वहीं पास्ट आउट हो जाता है। लेकिन बेहोश होने से पहले वो एक चीज देखता है, सेक्ट मास्टर और उनकी डाओ पार्टनर उसी दिशा में उड़ते हुए जा रहे हैं जहां वो 2 ग्रैंड इंपीरियल्स लड़ रहे थे। इसके बाद कई दिनों तक वो बेहोश रहता है। जब वो होश में आता है तो उसे पता चलता है कि उसका कल्टीवेशन लेवल गिर चुका है। कुछ समय बाद, शायद कुछ महीनों के बाद, 7 डाओ सेक्ट के मास्टर वापस लौटे हैं, लेकिन वो अकेले लौटे हैं। उनकी डाओ पार्टनर उनके साथ नहीं होती, और वो किसी को भी ये नहीं बताते कि उनके साथ क्या हुआ। इसके बाद वो अपने कुछ खास डिसाइपल्स, कुछ इंपीरियल कॉन्क्यूबाइंस और 4 जनरल्स को लेकर इस केव वर्ल्ड में आ जाते हैं, जिन्हें लोग अक्सर 7 कलर्ड एंशिएंट एंटिटीज भी कहते हैं। फिर वो इस पूरी केव को सील कर देते हैं। अंदर आने और बाहर जाने के सभी रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये मेमोरी फ्रैगमेंट थोड़ा डैमेज हो चुका था, इसलिए वांग लिंग को कई चीजें साफ दिखाई नहीं देती। फिर भी एक चीज उसे साफ दिखाई देती है। वो एक वुमेन को देखता है जिसने सिल्वर ड्रेस पहनी हुई थी। वो सेलेस्टियल सॉवरेन की एक मेड थी। वो वांग लिंग को तुरंत पहचान जाता है। वो कोई और नहीं, वही सिल्वर वुमेन थी जिसकी कॉप्स अभी भी वांग लिंग के स्टोरेज स्पेस में मौजूद है, और इसी वजह से वो 7 कलर्ड स्टैच्यू से डरती भी थी। अब मेमोरी कई टुकड़ों में टूट चुकी थी। अगले फ्रैगमेंट में वांग लिंग देखता है सेलेस्टियल सॉवरेन, जिन्हें एंशिएंट सेलेस्टियल एम्परर भी कहा जाता था, वही 7 कलर्ड फिगर थे। वो सभी लोगों को इस केव के अंदर ले आते हैं और फिर केव के एंट्रेंस और एग्जिट दोनों को सील कर देते हैं। इसके बाद वो कहीं चले जाते हैं, यहाँ तक कि इंपीरियल कॉन्क्यूबाइंस, सेलेस्टियल सोल्जर्स और 4 जनरल्स को भी नहीं पता था कि वो कहाँ गए। इसके बाद सभी लोग अपने अपने क्लोज डोर कल्टीवेशन में चले जाते हैं और इंतजार करने लगते हैं कि सेलेस्टियल सॉवरन उन्हें कब वापस बुलाएंगे। लेकिन तभी अचानक केव के बाहर से एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि जो भी लोग कल्टीवेशन में थे सब जाग जाते हैं, और फिर वो आवाज गूंजती है, 7 कलर्ड डाओ सॉवरन,
तुम बहुत आगे निकल चुके हो, यहाँ तक कि अपने डाओ पार्टनर को भी पीछे छोड़ दिया। लगता है तुम्हें कोई बहुत बड़ा ट्रेजर मिल गया है। वो आवाज आगे कहती है, तुम्हारे छोड़े हुए क्लूज की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, और एंशिएंट वंस भी देखना चाहते हैं कि तुम्हारे पास आखिर कौन सा ट्रेजर है। जिस ओल्ड मैन की मेमोरीज वॉन्गलिंग देख रहा था वो इस आवाज को पहचान नहीं पाता, लेकिन अगले ही पल उसे पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि एंशिएंट ऑर्डर ये मो है। तभी अंदर से एक और आवाज आती है, तुम्हें लग रहा है ये कोई ट्रैप है? मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया है फंसाने के लिए। जल्द ही तुम्हें खुद पता चल जाएगा। इसके बाद मेमोरी थोड़ी ब्लर हो जाती है। वॉन्गलिंग साफ साफ नहीं देख पाता कि आगे क्या हुआ था। असल में 7 कलर्ड सॉवरन ने एंशिएंट ऑर्डर ये मो को यहाँ बुलाया था और फंसा लिया था। वॉन्गलिंग को बस उस बैटल की झलक दिखाई देती है। हालांकि सब कुछ थोड़ा धुंधला था, लेकिन इतना साफ था कि वहाँ एक बहुत बड़ा वॉर हुआ था। उस बैटल में सेलेस्टियल सोल्जर्स, 4 जनरल्स और इंपीरियल कॉन्क्यूबाइंस सब मिलकर 3 लोगों पर अटैक कर रहे थे, लेकिन उन तीनों का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। और जिन 3 लोगों पर हमला हो रहा था उनमें से एक हंस रहा था। फिर उनमें से एक स्टोन डोर की तरफ बढ़ता है और जोर से कहता है, तो किंग आखिर आ ही गया। लिटिल 7 कलर्ड सॉवरन, तुम अभी तक बाहर नहीं आए मेरे सामने बो करने के लिए। लेकिन जैसे ही ये आवाज गूंजती है वॉन्गलिंग तुरंत उसे पहचान जाता है, क्योंकि वो आवाज किसी और की नहीं मैड मैन की थी। और इसी के साथ उस ओल्ड मैन की मेमोरीज यहीं खत्म हो जाती हैं। अब वॉन्गलिंग तुरंत अपना डिवाइन सेंस अपने स्टोरेज स्पेस में भेजता है। वहां मैड मैन अभी भी सो रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी। और अब वॉन्गलिंग के कई डाउट्स क्लियर हो चुके थे। वो पहले ही अंदाजा लगा चुका था कि एंशिएंट ऑर्डर ये मो यहाँ आए थे और मैड मैन भी इस वॉर में शामिल था। लेकिन सिल्वर वुमन का मामला अभी भी रहस्य बना हुआ था, क्योंकि सिल्वर वुमन हमेशा कहती थी कि उसने डोर नहीं खोला था। लेकिन वॉन्गलिंग सोचता है, क्या ये वही डोर था जिससे मैड मैन इस वर्ल्ड में एंटर हुआ था? और शायद उसी वॉर के बाद मैड मैन सच में मैड मैन बन गया था, यानी उसी लड़ाई में उसकी मेमोरीज खो गई थीं। उस युद्ध के बाद इस एंशिएंट सेलेस्टियल रेल्म के सभी फाइटर्स, खासकर वर्मिलियन बर्ड, व्हाइट टाइगर, अज्यूर ड्रैगन और ब्लैक टॉर्टॉइस, सब क्लोज डोर कल्टीवेशन में चले गए थे। और इस जगह का मास्टर 7 कलर्ड सेलेस्टियल सॉवरेन भी उस समय सीरियसली इंजर्ड था। इतना तो साफ था कि वो लोग किसी हेवनली डाव के लिए लड़ रहे थे, या शायद हेवन डिफाइंग बीड के लिए। लेकिन असल सच्चाई अभी भी क्लियर नहीं थी। वॉन्गलिंग के मन में एक और डाउट था, क्या हेवन डिफाइंग बीड और हेवनली डाव के बीच कोई रिलेशन है? उसे इतना पता था कि हेवन डिफाइंग बीड असल में एक कंपस का हिस्सा है, लेकिन वो आया कहां से? तभी उसे एक और बात याद आती है। स्कैटर्ड थंडर क्लैन में कुछ मिस्टीरियस कल्टिवेटर्स प्रकट हुए थे जो सोल लेजर का इस्तेमाल करते थे, और वही सोल लेजर अब वॉन्गलिंग के पास भी था। तो वो लोग आखिर थे कौन? वॉन्गलिंग के दिमाग में अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिनके आंसर्स उसे चाहिए थे। फिर उसे एक और डाउट आता है, तो आखिर वो कौन था जिसने उस समय बिग ब्रदर किंग शुई पर अटैक किया था? असल में वॉन्गलिंग इस जगह पर इसलिए आया था क्योंकि उसने यहाँ 4 अलग अलग ऑरास फील की थीं, और उनमें से एक को वो पहचानता था, फर्स्ट वर्मिलियन बर्ड। फिलहाल वॉन्गलिंग और गहराई में आगे बढ़ता है। जैसे ही वो आगे जाता है 6-7 सेलेस्टियल्स उस पर अटैक करने के लिए आगे आते हैं, लेकिन जैसे ही वो वॉन्गलिंग की ऑरा फील करते हैं वो तुरंत पीछे हट जाते हैं, और वैसे भी वॉन्गलिंग उन्हें मारना नहीं चाहता था। आखिरकार वॉन्गलिंग उस जगह पहुंचता है जहां 4 बड़े स्टैचूज खड़े थे। वो सीधे वर्मिलियन बर्ड के स्टैचू की तरफ देखता है, क्योंकि चारों स्टैचूज में से एक को वो पहचानता था, फर्स्ट वर्मिलियन बर्ड। लेकिन तभी उसके मन में एक नया डाउट आता है, अगर ये सच में फर्स्ट वर्मिलियन बर्ड है तो फिर फॉलन लैंड में जो वर्मिलियन बर्ड खुद को फर्स्ट वर्मिलियन बर्ड कहता है वो कौन है? मतलब इन दोनों में से कोई ना कोई दूसरे का अवतार जरूर होगा। अब वॉन्गलिंग रुक जाता है और शांत आवाज में कहता है, 7 कलर्ड सेलेस्टियल सॉवरेन के वर्मिलियन जनरल, प्लीज बाहर आइए। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। जो सेलेस्टियल्स वॉन्गलिंग को फॉलो कर रहे थे वो भी रुक जाते हैं, लेकिन तभी एक दूसरी आवाज गूंजती है, मैं व्हाइट टाइगर हूं और अभी तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तुम वर्मिलियन बर्ड के डिसेंडेंट हो तो क्या हुआ, लेकिन जो डिस्ट्रक्शन तुमने यहां मचाया है उसे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। इतना कहकर व्हाइट टाइगर बेहद तेजी से वॉन्गलिंग की तरफ चार्ज करता है और उसके ऊपर एक विशाल व्हाइट टाइगर शैडो हमला करता है। उसका कल्टीवेशन लेवल आराम से आर्केन वॉइड मिड फेज में था, लेकिन वॉन्गलिंग तुरंत जवाब देता है। वो एक पंच मारकर उस अटैक को काउंटर कर देता है और व्हाइट टाइगर को पीछे हटना पड़ता है। वॉन्गलिंग शांत आवाज में कहता है, अगर आपकी इंजरीज रिकवर हो चुकी होती तो शायद आप मुझसे फाइट कर सकते थे, लेकिन अभी आप मेरे मैच नहीं हैं। अगर आपने एक कदम और आगे बढ़ाया तो मुझे आपको मारना पड़ेगा। वॉन्गलिंग ये बात बेहद काम तरीके से कहता है। असल में दोनों एक दूसरे को टेस्ट कर रहे थे। व्हाइट टाइगर भी समझ जाता है कि सामने वाला आदमी साधारण नहीं है। फिर वॉन्गलिंग कहता है, देखिए, मैं आप लोगों को मारना नहीं चाहता,
और वैसे भी आपका जो सेलेस्टियल सॉवरेन था वो कोई खास आदमी नहीं था, बस एक नॉर्मल कल्टिवेटर जो एंशिएंट सेलेस्टियल रेल्म में आकर अपनी छोटी सी दुनिया बना बैठा। लेकिन इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट में उस जैसे लोग बहुत हैं। तुम लोग खुद को सेलेस्टियल्स कहते हो, क्या सच में तुम सेलेस्टियल हो? वहां के असली पावरफुल कल्टिवेटर्स की नज़र में तुम लोग बस एंट्स हो। ये सुनकर व्हाइट टाइगर भी कुछ देर के लिए शांत हो जाता है। अब वांगलिंग दूसरी स्टैचू की तरफ देखता है और फिर कहता है, वर्मिलियन बर्ड, बाहर आइए, मुझे आपसे बात करनी है और मैं ये आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं आपको मार दूं और फिर आपकी सोल सर्च करूं। इतना कहते ही वांगलिंग की प्रेशर ऑरा उस स्टैचू की तरफ बढ़ने लगती है। व्हाइट टाइगर को ये देखकर फिर से गुस्सा आने लगता है। उसे वांगलिंग का एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन वो अपनी पूरी पावर भी यूज नहीं कर सकता था क्योंकि उसका आर्केन वॉइड कल्टीवेशन अभी पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ था। अगर उसने ज्यादा पावर इस्तेमाल की तो उसकी इंजरीज फिर से सिवियर हो सकती थीं। और सबसे बड़ी बात, वो एक सेलेस्टियल था और सामने वाला एक लोअर रेल्म कल्टीवेटर, तो उसके लिए ये सहना मुश्किल था कि कोई उससे इस तरह बात करे। और इसी वजह से व्हाइट टाइगर के अंदर गुस्सा उबल रहा था। तभी व्हाइट टाइगर गुस्से में कहता है, अगर तुम मेरे 3 अटैक सह गए तभी तुम हमसे बात करने के लायक होगे। इतना कहकर वो अपना पहला स्पेल इस्तेमाल करता है, फायर स्टाइल, टाइगर रोर, माउंटेन एंड रिवर डिस्ट्रक्शन। अगले ही पल एक भयानक टाइगर रोर गूंजती है। उस दहाड़ की साउंड वेव सीधा वांगलिंग की तरफ बढ़ती है। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि जमीन तक फटने लगती है, हर तरफ दरारें पड़ने लगती हैं। लेकिन इन सब के बीच वांगलिंग बिल्कुल शांत खड़ा था। अगर उसकी एंशिएंट गॉड बॉडी नहीं होती तो शायद स्पिरिट वॉइड मिड फेस का कल्टीवेटर भी इस अटैक से कोलैप्स कर सकता था। लेकिन वांगलिंग क्या करता है, वो धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेता है। जैसे ही उसकी आंखें बंद होती हैं, उसके लिए पूरी दुनिया बदल जाती है। सारी चीजें फॉल्स इल्यूशन में बदल जाती हैं, एक ऐसी दुनिया जिसे उसका माइंड खुद क्रिएट करता है। असल में ये ट्रू एंड फॉल्स दाव की शक्ति थी। इस दाव की खास बात यह है कि अगर आपका माइंड पूरी तरह मान ले कि सामने वाली चीज फॉल्स है, तो चाहे कितना भी पावरफुल अटैक क्यों ना हो, वो आपको छू भी नहीं सकता। ये सीधा आर पार निकल जाएगा। इसीलिए इसे इथेरियल सेंस भी कहा जाता है, क्योंकि ये शक्ति दिल से जन्म लेती है। तो जो व्हाइट टाइगर की भयानक रोर थी, वो वांगलिंग के आर पार निकल जाती है। लेकिन वांगलिंग को जरा सा भी नुकसान नहीं होता, क्योंकि वांगलिंग ने उस अटैक को झूठा मान लिया था। ये देखकर व्हाइट टाइगर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो तुरंत आगे बढ़ता है। उसके राइट हैंड में गोल्डन लाइट इकट्ठा होने लगती है और अगले ही पल वो एक तेज गोल्डन ब्लेड बनाकर वांगलिंग पर वार करता है। लेकिन वांगलिंग अभी भी उसी फॉल स्टेट में खड़ा था और वही होता है जो पहले हुआ था। गोल्डन ब्लेड भी उसके आर पार निकल जाती है, उसे छू तक नहीं पाती। अब व्हाइट टाइगर को समझ में आता है ये ट्रू एंड फॉल्स सेंस है। लेकिन वो तुरंत सोचता है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? 7 कलर्ड सॉवरेन ने तो इस पावर को सील कर दिया था ताकि कोई भी इसे मास्टर ना कर सके। फिर उसे एहसास होता है शायद 7 कलर्ड सॉवरेन अभी सीरियसली इंजर्ड है, इसलिए वो इस दुनिया के लॉज को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पा रहा। लेकिन फिर भी व्हाइट टाइगर हार मानने वालों में से नहीं था। जब उसका ब्लेड वांगलिंग के आर पार निकल जाता है, तभी वांगलिंग धीरे से अपनी आंखें खोलता है और बिल्कुल शांत आवाज में कहता है, काट लिया, अच्छा खासा काटना था। ये सुनकर व्हाइट टाइगर की हालत खराब हो जाती है। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाता है। वो तुरंत पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन वांगलिंग पहले ही आगे बढ़ चुका था। वो अपना राइट हैंड आगे बढ़ाता है और व्हाइट टाइगर के चेस्ट को हल्के से छूता है। वो एक सॉफ्ट पाम स्ट्राइक था, उसमें कोई किलिंग इंटेंट नहीं था। लेकिन उसी पल व्हाइट टाइगर का चेहरा बदल जाता है। उसे महसूस होता है कि वो एक लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में है और उसे पीछे हटने का मौका तक नहीं मिलता, क्योंकि उसी समय वांगलिंग धीरे धीरे अपना हाथ बंद करने लगता है और वो इस्तेमाल करता है कर्मा सेंस। अगले ही पल एक व्हाइट गैस व्हाइट टाइगर की बॉडी से निकलने लगती है और धीरे धीरे वांगलिंग के हाथ में इकट्ठा होने लगती है। अब व्हाइट टाइगर के चेहरे पर सच में डर साफ दिखाई देने लगता है। वो शॉक में बोल उठता है, तुम्हारे पास 2 इथेरियल सेंसेस हैं, क्योंकि कर्मा सेंस, लाइफ एंड डेथ सेंस और ट्रू एंड फॉल्स सेंस, ये सब इथेरियल सेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। यानी ऐसी शक्तियां जिन्हें देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अब व्हाइट टाइगर खून की उल्टी करते हुए पीछे हटता है और उसी समय वांगलिंग शांत आवाज में कहता है, तुमने मेरा स्वागत अपनी रोर से किया था, तो सोचा मैं भी तुम्हें कुछ वैसा ही रिटर्न कर दूं। इतना कहते ही वांगलिंग के एंशिएंट गॉड स्टार्स घूमने लगते हैं, सिर्फ उसके शरीर में ही नहीं बल्कि उसकी लेफ्ट और राइट आईज में भी। उसके पीछे अचानक एक विशाल एंशिएंट गॉड हेड प्रकट होता है, तीनों एंशिएंट गॉड क्लैंस की शक्ति के साथ, और उसी के साथ एक भयानक साउंड वेव आगे बढ़ने लगती है। अब व्हाइट टाइगर तुरंत सील्स बनाता है ताकि वो इस पावर को रोक सके, लेकिन उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि इस बार मामला सच में खतरनाक हो चुका है।
तो फिलहाल यहीं पर इस एपिसोड को एंड करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां ये लड़ाई और भी भयानक होने वाला है।